हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका टीचर, आपका कोच और आपका सबसे भरोसेमंद फ्रेंड डीके सिंह। और हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड का टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 से पहले टॉपिक 1 को थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं। उसमें हम लोगों ने फील किया था कि फिजिक्स क्या है, कहाँ से आई, और फिजिक्स ना होता तो क्या होता, और फिजिक्स आने का कारण क्या था। मैंने बताया था आपको, कुछ साइंटिस्ट का एक्साइटमेंट थी, उन्होंने कुछ जानने की जिज्ञासा रखी जिसकी वजह से फिजिक्स पैदा हो गया। इसके बारे में डिटेल्स में अगर आप फील करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है। आप चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1 पहली क्लास को ज़रूर अटेंड करें और अंत तक देखें, आपको फिजिक्स फील हो जाएगा। विदाउट एनी लेट हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 ये है कि फिजिक्स का हमारे आसपास चीज़ों से क्या है रिलेशन। जो भी चीज़ हम देख रहे हैं उसका फिजिक्स में क्या योगदान है, क्या है रिलेशन। तो पहला हेडिंग है हमारा फिजिक्स इन द रिलेशन टू साइंस। फिजिक्स का साइंस से क्या रिलेशन है। अब आप कहोगे कि सर फिजिक्स तो खुद ही एक साइंस है। ऐसा नहीं है, साइंस में बहुत सारे एक्सट्रीम होते हैं, जैसे बायोलॉजी हो गया, जैसे आपका मैथमेटिक्स भी एक तरह का साइंस ही होता है, एस्ट्रोनॉमी हो गया, केमिस्ट्री हो गई, इस तरह की बहुत सारी साइंस होता है और उसका एक पार्ट है फिजिक्स। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या फिजिक्स का योगदान साइंस में कहाँ कहाँ पे है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स का रिलेशन साइंस से क्या है। तो साइंस में हम 4 पार्ट ले लेते हैं। पहला पार्ट हम ले लेते हैं रिलेशन टू मैथ्स, और दूसरा रिलेशन टू केमिस्ट्री, और तीसरा रिलेशन टू बायोलॉजी, और चौथा रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी। देखिए, मैथ्स में फिजिक्स का कितना योगदान है आप तो जानते ही होंगे, क्लास 10 में पढ़ा होगा। एक ट्रेन की रफ्तार इतनी है, अगर ट्रेन इतनी लेट हो गई तो कितने समय में पहुंचेगी। फिर आपने पढ़ा था, बोट्स वाले प्रॉब्लम पढ़े थे कि एक बोट्स है, एक रिवर है, तो अपस्ट्रीम में इतने समय में जाती है, डाउन स्ट्रीम में इतने समय में जाती है। तो बताइए बोट का स्पीड कितनी है, रिवर के स्ट्रीम की स्पीड कितनी है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा था। तो क्या वो फिजिक्स नहीं थी? वो फिजिक्स ही थी। तो फिजिक्स मैथ्स में है और मैथ्स फिजिक्स में है। अगर मैथ्स ना होती तो फिजिक्स से कैलकुलेशन कैसे होते। तो मैथ्स की हेल्प से फिजिक्स सॉल्व की जाती है। और फिजिक्स जो कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस का, टाइम का, मास का, एवरेज वेलोसिटी का, इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है मैथ्स में। तो हम कह सकते हैं ना कि फिजिक्स रिलेटेड टू मैथ्स एंड मैथ्स रिलेटेड टू फिजिक्स। नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट कि रिलेशन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से क्या है इसका रिलेशन। तो देखिए, बहुत सिंपल बात, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि फिजिक्स जब आप पढ़ते हैं तो आप बात करते हैं फोर्स की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे पहला फोर्स क्या हो गया? सबसे पहला फोर्स हो गया आपका न्यूक्लियर फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की आप बात करते हैं तो प्रोटॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन की बात करते हैं, न्यूक्लियस की बात करते हैं, एटम की बात करते हैं। ये सब किस फिजिक्स में आता है? ये सब केमिस्ट्री में आता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या पीरियोडिक टेबल, ये सब में फिजिक्स है और फिजिक्स में केमिस्ट्री है। तो हम देख सकते हैं कि फिजिक्स का रिलेशन केमिस्ट्री में भी है और केमिस्ट्री का रिलेशन फिजिक्स में भी है। ये क्या बात है। तो फिजिक्स का रिलेशन मैथ्स में भी है, फिजिक्स का रिलेशन केमिस्ट्री में भी है। अब बायोलॉजी में क्या है इसका रिलेशन? बायोलॉजी में भी रिलेशन है। जैसे कि आप ये जानते होंगे कि ह्यूमन बॉडी में करंट फ्लो होता है।
ह्यूमन बॉडी में करंट फ्लो होता है, और करंट किस टॉपिक से आता है? फिजिक्स से आता है। ह्यूमन बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। सो ह्यूमन बॉडी भी एक तरह का फिजिक्स ही है। ह्यूमन बॉडी में जैसे हम कहते हैं हार्ट अटैक, ये भी बर्नौली प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो ये किस प्रिंसिपल है? बर्नौली प्रिंसिपल। ये कहाँ आता है? फिजिक्स में आता है। तो बायोलॉजी में भी फिजिक्स का दखल है, मतलब बायोलॉजी में भी फिजिक्स लिंक है। एस्ट्रोनॉमी की बात कर लीजिए। अब एस्ट्रोनॉमी जो होती है पूरे प्लैनेट सिस्टम से चलती है, चाहे वो आपका मार्स हो, बुध, कहते हैं ना मंगल भारी है, बुध इस घर में कूद गया, बृहस्पति इस घर में कूद गया, है ना, ग्रह दशा जो है वो सही चल नहीं रहे हैं। तो यार ये ग्रह जो है, प्लैनेट, ये किस सिस्टम में आते हैं? ये फिजिक्स में ही आते हैं ना, सोलर सिस्टम में। तो एस्ट्रोनॉमी भी फिजिक्स से ही है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अलावा भी साइंस के बहुत सारे एक्सट्रीम हैं जिसमें फिजिक्स का इस्तेमाल होता है। तो फिजिक्स जो है वो हर जगह है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अपने आसपास जो भी कुछ आप देखते हैं वो सब कुछ फिजिक्स से ही रिलेटेड है। चाहे वो चलना हो, चाहे वो बोलना हो, चाहे वो देखना हो, वो सब कुछ फिजिक्स से ही रिलेटेड है। आप चलते हो तो फ्रिक्शन, आप बोलते हो तो साउंड, आप देखते हो तो लाइट, आप वर्क करते हो तो भी फिजिक्स, आप रनिंग करते हो तो भी फिजिक्स, आप क्रिकेट खेलते हो तो भी फिजिक्स। तो फिजिक्स का योगदान तो हर जगह है। तो यही था हमारा पहला टॉपिक कि फिजिक्स का रिलेशन साइंस से किस प्रकार होता है। चलिए अब हम बात करेंगे फिजिक्स का रिलेशन टेक्नोलॉजी से कितना है, और है भी या नहीं है। तो इट्स हेडिंग इज दैट टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजीज में क्या है रिलेशन? तो इट्स वेरी सिंपल। टेक्नोलॉजी में बहुत है रिलेशन हमारा। अब जैसे मैं अब एग्जांपल लेता हूं, आपने कभी न्यूज़ देखा होगा, देखते ही होंगे। न्यूज़ के अंत में आता है कि यहाँ का मौसम का हाल इतना है, कोई तूफान आने वाला है, बारिश होने वाली है, यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है। ये जो हमारा न्यूज़ होता है, यानी कि मौसम विभाग, ये कहाँ से आता है? ये भी एक तरह का साइंस है। और ये कहाँ से मतलब इंफॉर्मेशन आती है? सैटेलाइट से आती है। तो जो सैटेलाइट है ये भी किसने डिस्कवर किया? फिजिक्स ने ही। इस टेक्नोलॉजी को फिजिक्स ने ही डिस्कवर किया। तो पहला टेक्नोलॉजी आप देखो सैटेलाइट, जिसका यूज़ हम लोग बहुत जगह करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। आप जाते हो कहीं पे, आपको पूछना होता है कि भैया ये बताइए कि ये सर्विस सेंटर कहाँ पे है, तो आप कहाँ देखते हो? मैप में देखते हो। पहले हम लोग पूछा करते थे, हर जगह सबसे पूछा करते थे कि भैया रास्ता बता दो, रास्ता बता दो। अब तो गूगल मैप देखते हैं और पहुँच जाते हैं। सो कितना आसान है, वेरी सिंपल। टेक्नोलॉजी ने हमें कितना आसान कर दिया कि हम तो सिर्फ और सिर्फ मैप देखते हैं और पहुँच जाते हैं। हम सिर्फ घर बैठे ही ये जान लेते हैं कि बाहर का टेम्परेचर कल कितना होने वाला है, बारिश कब होने वाली है। ये टेक्नोलॉजी का ही तो देन है। एरोप्लेन की बात कर लेते हैं हम लोग। अगर हमें कहीं जाना होता है, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 7 समंदर पार हम लोग एरोप्लेन चले जाते हैं। तो एरोप्लेन किसका डिस्कवरी है? एरोप्लेन भी फिजिक्स का डिस्कवरी है। अगर फिजिक्स ना होता तो एरोप्लेन ना होता, और हम फिर क्या कर रहे होते? फिर तो हम गाना ही गा रहे होते ना, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। अब कैसे आ गई ये तो पता नहीं, फिजिक्स से आ गई। अच्छा, दूसरी टेक्नोलॉजी बताता हूं मैं आपको, एक्सरे। अब सोचिए एक्सरे ना होता तो आपको पता कैसे चलता कि बॉडी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, हड्डियां कहाँ टूटी हुई हैं। तो ये जो एक्सरे है ये भी तो फिजिक्स का योगदान है। एक्सरे ने कितना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो एक्सरे भी फिजिक्स का योगदान है। इसी तरह से हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं। हमने बात किया सबसे पहले कि एरोप्लेन की बात कर ली, एरोप्लेन। दूसरा मैंने बात कर ली एक्सरे की बात कर ली मैंने। तीसरा हमने बात कर ली
अच्छा, एक और चीज, न्यूक्लियर फिजन, एक ये भी प्रॉब्लम है। न्यूक्लियर फिजन ये क्या है? न्यूक्लियर फिजन हम लोग पढ़ेंगे बाद में। न्यूक्लियर फिजन से हम लोग बिजली बना सकते हैं। न्यूक्लियर फिजन से हम लोग एटम बम बनाते हैं। अब देखो, एटम बम भी हमें कितना काम आता है। एटम बम है तो सोचिए हमारा जो है सीमा सुरक्षित है। एटम बम है तो हम बेफिक्र हैं। हाँ, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये तो क्लियर है, वरना तबाही तबाही हो सकती है। इससे बनाई हुई बिजली का इस्तेमाल हम लोग घरों में कर सकते हैं। तो ये बताओ, ये न्यूक्लियर फिजन भी तो हमारा फिजिक्स का देन है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और चीज है, सैटेलाइट, जो हमने बताया आपको। सैटेलाइट, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल हम लोग वेदर फोरकास्ट में करते हैं, मैप में करते हैं, बहुत जगह करते हैं। हम लोग यहाँ बैठे बैठे ही देख सकते हैं कि कौन कहाँ पे क्या हलचल हो रही है, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो सिक्योरिटी के हिसाब से भी सैटेलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और डिस्कवरी हुई, जैसे लीवर सिस्टम। लीवर सिस्टम ये क्या है, इसको भी समझिए। तो जो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी में जगह चीज एच गायब हो गया है, सो आप एच को यहां लिख लीजिए, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी में लीवर सिस्टम भी एक तरह का मशीन है। क्या है लीवर सिस्टम? लीवर सिस्टम जैसे एक बात समझो, बहुत सिंपल। हमें कोई चीज को उठाना है, ठीक है, किसी चीज को उठाना है तो हम हाथ से उठाते हैं, लेकिन हम चाहें तो उसको लीवर सिस्टम यानी एक डंडे से उठा सकते हैं। देखिए, यहां पर एक सपोर्ट लगाइए और यहां पर इसको रखिए और यहां से कुछ ऐसे उठा दी। देखिए, ये उठ गया उंगली। फिर देखिए, इस उंगली को उठाना है हमें। मैंने क्या किया, इस डंडे को यहां लगाया और इसको प्रेस किया। ये देखिए, ये उंगली अपने आप उठ गई। तो ये तरह का ये भी एक मशीन हुआ। आपने देखा बहुत सारी मशीन, बाइक में भी सिस्टम चलते रहते, बहुत सारे नट बोल्ट या बहुत सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन होती है मशीन में, वो मशीन क्या होता है? एक लीवर सिस्टम है, वो मैकेनिकल सिस्टम है वो, जिससे बहुत सारी मशीनें चलती हैं। ऑटोमेटिक नट कस जाता है, ऑटोमेटिक जो है रैप हो जाता है कोई पैकेट, ऑटोमेटिक कोई भी चीज़ जो होती है वो पैक हो जाती है अपने आप। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लीवर सिस्टम की वजह से है। वो लीवर नहीं जो बॉडी के अंदर है, मैं लीवर सिस्टम बात कर रहा हूँ, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ। तो 1 2 3 4 एंड 5 चार चीज़ें टेक्नोलॉजी से आप समझिए। पहली टेक्नोलॉजी एरोप्लेन, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। एक्सरे, जिससे कि आप जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम पता करते हैं कि बॉडी में कौन सी प्रॉब्लम है। न्यूक्लियर फिजन, जिससे हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं, जिससे हम एटम बम बना सकते हैं। सैटेलाइट, जिससे हम मैपिंग यानी रास्ता देख सकते हैं, सिक्योरिटी कर सकते हैं, और साथ साथ हम लोग सैटेलाइट से वेदर फोरकास्ट भी कर सकते हैं कि अगले दिन बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है। अगर आपको किसी के साथ जाना है तो आप सोच समझ के जाइए कि बारिश का आनंद लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। और लीवर सिस्टम मैकेनिक्स का यानी मशीन्स का बोन सिस्टम है। तो ये तो हो गई टेक्नोलॉजी। अब इसके अलावा कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी भी हैं, मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हमारा, अब एरोप्लेन की बात कर लेते हैं। अब बताओ एरोप्लेन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो ये है बर्नौली प्रिंसिपल पर। सब लिखा बर्नौली प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन बर्नौली प्रिंसिपल, जो आप लोग 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं कि एरोप्लेन उड़ता कैसे है। उनमें बर्नौली प्रिंसिपल लगता है। बर्नौली ने अपना एक थ्योरम दिया था जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एरोप्लेन उड़ता है, ठीक है। अब दूसरी बात जो हमारे पास है वो है रॉकेट रिपल्सन। सो है रॉकेट रिपल्सन। अब रॉकेट कैसे उड़ता है? उड़ता मतलब लॉन्च होता है। न्यूटन के 3rd लॉ आपने सुना होगा, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। जब रॉकेट का फ्यूल नीचे की तरफ प्रेस होता है
तो रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ता है। इसका मतलब रॉकेट रिपल्सन न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर बेस्ड होता है। हम कह सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो ये तो हो गई न्यूटन्स थर्ड लॉ पे। अब इसके अलावा अगर आप कहें कि हीट इंजन, अगर हम बात करें हीट इंजन की, हीट इंजन ये किस प्रिंसिपल पर बेस है, तो ये बेस है थर्मोडायनेमिक्स पर। ये भी आप लोग इस साल पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स पे, तो इस ईयर आप ये भी पढ़ेंगे। एरोप्लेन बर्नौली प्रिंसिपल पर, रॉकेट रिपल्सन न्यूटन्स थर्ड लॉ पर, और हीट इंजन थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड है। ये आपकी 11th क्लास में है और ये आप बिल्कुल भी पढ़ने वाले हैं। अब एक आपने सोचा नहीं होगा या सोचा होगा कि जो बिजली आती है हमारे घरों में वो कैसे आती है। तो बिजली आती है आपको खंभों से, तारों से, ट्रांसफार्मर से। अरे पैदा कैसे होती है बिजली? तो वहां पर जो बिजली पैदा होती है वो हाइड्रो पावर प्लांट में पैदा होती है। तो जो हाइड्रो पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट, उसके अंदर जो बिजली पैदा होती है उसमें कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है? उसमें प्रिंसिपल वर्क करता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट की जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। जब हम छोटे होते थे ना तो क्या होता था, जैसी बिजली कट जाती थी बहुत तबाही, अरे यार बिजली कट गई। अब तो हर घरों में इन्वर्टर है। और जैसे ही बिजली आ गई, याद है जब आप छोटे होते थे ना और जब बिजली आ जाती थी तो क्या करते थे आप? तो इसे लगता था कि मतलब प्रधानमंत्री आ गए, चारों तरफ शोर, बिजली आ गई, लाइट आ गया। लेकिन कहाँ से आया, किसने बनाया, कैसे पैदा हुआ? तो पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उस जगह पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 हाइड्रो पावर प्लांट। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं सोनार की। अरे वो घर वाला सोनार नहीं जो बनाता है, सोनार ये है अल्ट्रासोनिक साउंड या वेव कह लीजिए आप, इस पे बेस्ड है। तो जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, वो किसी न किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। चाहे वो रॉकेट हो, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट हो, चाहे वो हीट इंजन हो, रॉकेट रिपल्सन हो, कोई ना कोई जो भी टेक्नोलॉजी है वो किसी न किसी प्रिंसिपल पर मतलब वो वाला प्रिंसिपल नहीं जो कि आपके स्कूलों में होते हैं ना, बड़े अजीब टाइप के होते हैं ना, अच्छे होते हैं, वो वाले प्रिंसिपल नहीं। ये प्रिंसिपल में सिद्धांत, किसी ने सिद्धांत दिया, किसी ने, साइंटिस्ट ने बहुत सारी डिस्कवरी की, रिसर्च किया और उसने एक सिद्धांत दिया। जैसे न्यूटन ने दिया था ना कि जब हम किसी को कूटेंगे तो भी मुझे कूटेगा, है ना, मतलब थर्ड लॉ। तो कुछ प्रिंसिपल थे जिन प्रिंसिपल पर ये कुछ बेस्ड है। तो 5, 1 2 3 4 5 बहुत हैं। तो अभी आपने क्या पढ़ा? अभी पढ़ा आपने कि जो फिजिक्स है वो साइंस पर किस तरह से डिपेंड होता है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि टेक्नोलॉजी पर किस तरह से फिजिक्स हावी है, फिजिक्स किस तरह से टेक्नोलॉजी को बनाती है। टेक्नोलॉजी की जड़ है फिजिक्स, फिजिक्स है तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी तो फिजिक्स पैदा हुआ। देखो, अगर मुझे बैलगाड़ी से जाना था और बहुत टाइम लगा, अब मैंने सोचा कि मुझे टाइम बचाना है तो किसी ऐसे चीज़ को सोचा जाए जिससे मेरा टाइम बच जाए। तो जब मैंने सोचा, जब मुझे ज़रूरत हुई, तभी तो फिजिक्स पैदा हुई, तभी तो ट्रेन की डिस्कवरी हुई, तभी तो एरोप्लेन डिस्कवरी हुई। अगर मुझे ज़रूरत ही ना होती तो ट्रेन डिस्कवरी क्यों होती, एरोप्लेन डिस्कवरी क्यों होती? तो जो हमारी नीडनेस है ना,
जो मुझे ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी पैदा होती है, और टेक्नोलॉजी जब पैदा होती है तो फिजिक्स की मदद से पैदा होती है। सो फिजिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन आवर सिस्टम। अब एक और चीज़ बताऊंगा आपको कि फिजिक्स हमारे सोसाइटी पर किस तरह से बेस्ड है। तो फिजिक्स का रिलेशन सोसाइटी से हमारे, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। सोसाइटी से, सोसाइटी, आप कहोगे सर सोसाइटी पर फिजिक्स का क्या है असर? बहुत ज़्यादा। फिजिक्स का सबसे ज़्यादा असर हमारे सोसाइटी पे ही पड़ता है, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ले तो आप एटम बम की बात करें। एटम बम हमें सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन एटम बम का गलत इस्तेमाल हमारी सोसाइटी को तबाह कर सकता है। तो कैसे ना कहें कि सोसाइटी पर फिजिक्स हावी है, कैसे ना कहें कि फिजिक्स का रिलेशन सोसाइटी पर है। सिक्योरिटी के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स की। सोशल चीज़ों की बात करें तो सोशल चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कम्युनिकेशन। अगर आपको अपने भाई बहन से, अपने दोस्त रिश्तेदार से बात करनी है, अगर फिजिक्स ना होता तो आप बात कर पाते क्या? क्या आपका फ़ोन होता क्या? क्या आपके पास मोबाइल होता क्या? अब सोचिए, कुछ सालों पहले जब हमारे पापा और मम्मी हुआ करते थे, उस ज़माने में चिट्ठियाँ लिखा करते थे। पोस्टमैन जाता था और संदेश पहुंचता था कि मैं बीमार हूं, और फिर वहां से हम लोग वापस आते थे, कितना टाइम लगता था। लेकिन फिजिक्स ने इसको कम किया, उन्होंने बनाया मोबाइल फ़ोन। फिर लोगों को ज़रूरत पड़ी, काश हम अपने बच्चे को देख पाते, तो उन्होंने वीडियो कॉलिंग बना दी। तो ये सब हमारे सिस्टम का हिस्सा है। हमें किसी से बात करना है, हमें किसी से मिलने जाना है, तो उसमें भी फिजिक्स है। सोसाइटी में कैसे नहीं फिजिक्स है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बिग बाज़ार है, या कहीं पे भी रेलवे स्टेशन पे कहीं हमें जाना है, ऊपर चढ़ना है, और बुजुर्ग लोग होते थे, उनको चढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। तो सोसाइटी के लिए फिजिक्स ने बना दिया एक चलने वाली चेयर, ठीक है, जो कि चलती है ऑटोमेटिक मशीन से। आप खड़े हो जाइए, अपने आप चल देंगे। तो आसान हुआ कि नहीं हुआ? तो सोशल चीज़ों में फिजिक्स इन्वॉल्व कैसे नहीं है? बिल्कुल है। साइंस तो बात की बात है, टेक्नोलॉजी तो बात की बात है, हमारे सोशल चीज़ों में फिजिक्स का योगदान बहुत ज़्यादा है। चाहे वो बात करने में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो। अब बीमारी की बात कर लीजिए, अरे यार मेरी तबीयत खराब हो गई, भगवान न करे बट मेरी तबीयत खराब हो गई। अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगा? अगर मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं तो आप कैसे पढ़ेंगे? अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप अच्छे नंबर कैसे लाएंगे? अच्छे नंबर नहीं लाएंगे, डॉक्टर कैसे बनेंगे? इंजीनियर कैसे बनेंगे? देश का भला कैसे करेंगे? तो तबीयत खराब होना वजह हुई, और उस तबीयत खराब को सही कौन करता है? मेडिसिन। डिस्कवरी किसने की? साइंटिस्ट ने। तो फिजिक्स तो हर जगह इन्वॉल्व है ना, हमारे सोशल चीज़ों में भी इन्वॉल्व है। हमारे आसपास पहले ज़माने में चटनी पीसनी होती थी तो हमारी मम्मी जो लोग हो, वो सिल को लेके ऐसे ऐसे रगड़ती थी, है ना। अब उसको आसान बना दिया मिक्सर से, और सब कुछ पीस लीजिए आप, आटा गूंथ लीजिए आप, जूस बना लीजिए आप, एक मिक्सर ग्राइंडर सब कुछ कर देता है। तो कितना आसान हुआ। तो सोशल चीज़ों में फिजिक्स ने कितना कुछ बड़ा योगदान दिया है, टेक्नोलॉजी में भी दिया है, एस्ट्रोनॉमी में भी दिया है। तो फिजिक्स का योगदान बेटा हर जगह है, हर जगह है। अब लास्ट टॉपिक बचा है कि जो टेक्नोलॉजी हमने बताया है, उस टेक्नोलॉजी से जो चीज़ बनी है उसका आविष्कार किसने किया, मतलब डिस्कवरी किसने की। जो आप देखते हो आसपास, उसकी डिस्कवरी किसने की। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारी डिस्कवरी है, लेकिन मैंने 10 मेन डिस्कवरी लिखी है और उनके साइंटिस्ट के नेम लिखे हैं। बाकी तो आप जानती होंगे, जैसे टेलीविज़न का हो गया, जेल बियर्ड हो गए, भाप इंजन हो गया, एडिसन हो गए, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे आविष्कार तो आप जानते ही होंगे, लेकिन कुछ 10 मेन डिस्कवरी लिखा है हमने। जैसे इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। उसी तरह से आप जानते होंगे कि न्यूट्रॉन खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। उसी तरह से ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
का डिस्कवरी किसने किया था? हार्स ने। तो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी कि ये बताया गया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इससे हम लोग बहुत कुछ कर पाए आगे। जैसे मॉडल ऑफ एटम आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ एटम किसने किया था खोज? रदरफोर्ड ने। इससे समझ में आया कि नहीं, एक एटम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। एक्सरे की खोज किसने की थी? आप देख सकते हैं। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? आप देख सकते हो। इनर्शिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनर्शिया आप जानते ही होंगे कि जब अगर हम ना चलना चाहें तो नहीं चलेंगे जब तक कोई बाहर का फोर्स न लगे। अगर हम ना रुकना चाहें तो कोई रोक ही नहीं सकता हमको जब तक कोई बाहर का फोर्स ना लगे। इनर्शिया का भी डिस्कवरी किसने किया था? तो दिस इज गैलीलियो ने किया था। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली। ये क्या है? ये क्लास 12th में पढ़ेंगे आप। ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है उसके एटम के अंदर, उसका नेचर वेव नेचर होता है। तो इसका भी खोज डी ब्रोगली ने किया था। कॉस्मिक रे का हेस ने किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके घरों में बिजली आती है, ट्रांसफार्मर के थ्रू आती है और ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका किया था खोज फैराडे ने। उसी तरह से वेव नेचर ऑफ लाइट को सबसे पहले कहा जाता था कि पार्टिकल है। न्यूटन ने बोला, आइंस्टीन ने बोला, लेकिन हाइजन ने बोला कि नहीं, हाइजन ने बोला कि लाइट वेव है, मतलब लाइट की जो नेचर है वो वेव नेचर है।